नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं विपुल राजपुरोहित आप सभी का महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना ये जो कोर्स है या जिसको अपन ने अभी लॉन्च किया है और जिसके बारे में आप पढ़ेंगे उसकी थोड़ी सी तो मैं उसकी बात आपके सामने करूंगा। क्या इसके अंदर आता है क्या नहीं आता उसकी बात अपन करेंगे। उसके बाद मैं क्या पढ़ाता हूँ उसकी बात मैं आपसे करूँगा और उसका क्या सिलेबस है उसकी बात अपन करेंगे और कैसे क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। आप सारे जानते हो, हालांकि 3-4 दिन पहले की बात है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकाला था। पशु परिचर भर्ती 2023-24, लगभग मैं मान लूं 6000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये 20 साल के बाद में भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई 90s के अंदर चूरू जिले के अंदर ये भर्ती पहले कोई हुई थी, उसके बाद आज दिन तक इसकी कोई भर्ती हुई नहीं है। बड़ी डिमांड थी इसकी, उसके लिए अब इसकी जो है वो वैकेंसी निकाली गई है। इसे इंग्लिश के अंदर एनिमल अटेंडेंट भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छी भर्ती है। पे ग्रेड 2400 रुपये है, 18,000 सैलरी स्टार्टिंग वाली है और आपकी बहुत अच्छी है। दूसरी खुशी की बात यह है, सारी बातें मैं आपसे करूंगा लेकिन उससे पहले एक बात और जान लें। जितने भी अपने एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पशु परिचर के अंदर मैं एक और जोड़ भी सकता हूं, कृषि पर्यवेक्षक। 6000 में 400 सीटें आप और जोड़ लो, ये आपकी हो जाएगी 6400। वो कैसे हो जाएगी मैं उसकी बात करूंगा। देखो, एग्जाम की जब तिथि इन्होंने घोषित करी, मई अप्रैल में अपन करवाएंगे अगले साल, फॉर्म की डेट 13 तारीख से स्टार्ट कर दी। किसी कारणों से कल नोटिफिकेशन आया कि फॉर्म हम 13 तारीख से नहीं भरवाएंगे। हो सकता है चुनावी आचार संहिता का कुछ समस्या हो, जो भी है 2-4 दिन के अंदर आपको इसकी नई डेट और दे दी जाएगी कि भाई अब अगला हम जो है वो फॉर्म कब भरवाएंगे। अपने फायदे की बात यह है कि जब इन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाला था तो उसी के साथ में उन्होंने ये भी निकाल दिया कि भाई इसमें हम क्या पूछेंगे। तो इसका जो स्ट्रीम है, जो सिलेबस के बारे में, वो स्ट्रीम को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। मैं प्लस क्यों किया है वो भी मैं बताऊंगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके हैं राजस्थान का जीके। जीके इन सेंस कला संस्कृति, इतिहास और आपकी भूगोल। दूसरा है इसके अंदर दैनिक विज्ञान और तीसरा है आपके सामान्य गणित। ये पूरा पार्ट है एक, जिसके सवाल है 105। 105 क्वेश्चन का ये पार्ट इन्होंने दे रखा है। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान का भूगोल, साथ ही में दैनिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान वाला भाग भी इन्होंने दे रखा है। अब इसके अंदर मैं इन पांचों का भाग दूं 105 के अंदर, तो लगभग मेरे पास में एक सब्जेक्ट से 21 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। यानी हिस्ट्री के 21 सवाल आएंगे, 21 सवाल आपके कल्चर के आएंगे, 21 सवाल आपकी ज्योग्राफी के आएंगे, 21 ही सवाल आपके 10वीं लेवल की गणित के आएंगे, 21 ही सवाल आपके दैनिक विज्ञान के आएंगे। जनरली जो बीमारियां होती है, जनरली प्रकाश के बारे में, सूर्य की ऊर्जाओं के बारे में, गति के बारे में, कार्य के बारे में, बल के बारे में, जो सामान्य आसपास के विटामिन वगैरह उनके बारे में जो आपका जनरल साइंस होता है वो पूछा जाएगा। 10वीं लेवल की गणित का भी पार्ट है और ये वाला पार्ट आपके जीके का है। दूसरी बात, जो बी पार्ट है उसमें 45 सवाल दिए इन्होंने। 105 + 45 = 150। ये 45 सवाल आपके पूरे के पूरे एनिमल ऐसे आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं की ब्रीड, उनके रोग, उनकी आयु, उनकी दवाइयाँ, उनकी ब्रीड से संबंधित अलग अलग बातें, पशुओं से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रोडक्ट है, दूध, पनीर, दही, मावा या खोआ जिसको कहते हैं, और साथ में आप ले लो अंडा। ये जो सारी चीज़ें हैं उससे संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे।
अब मैं ये बात बता रहा हूं कि अब मैंने इसको जोड़ा क्यों है। ये तीनों चीजें आप सुपरवाइजर में भी पढ़ते हो और ये पूरा का पूरा पार्ट आप सुपरवाइजर में भी पढ़ते हो। यानी जो बंदा पिछले 2-3 महीने से एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूं एग्रीकल्चर वालों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जो बच्चा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, जो पिछले 2-3 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहा है सुपरवाइजर की, उसके लिए ये गोल्डन चांस है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। वो बंदा ये मान के चले कि मेरी जो भर्ती होने वाली है वो सुपरवाइजर की 400 पदों पे नहीं होगी, वो जो भर्ती है वो मेरी 6,500 पोस्टों पे होगी। क्योंकि वो सारी चीज़ें वो पढ़ेगा। फरवरी में उसका एग्ज़ाम है, अप्रैल के अंदर इन्होंने डेट दे रखी है, 2 महीने का समय आगे और मिलेगा। 2 महीने में जो अपनी कमी रह गई है उसको पूरी करनी है और उस भर्ती परीक्षा के अंदर वापस अपने को अपेयर होना है और अपेयर होकर अपने को 100% अपना सिलेक्शन वहाँ पर करवाना है। वही सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको गणित पढ़नी है और आपको जनरल साइंस पढ़नी है। बाकी आपका सारा सिलेबस एज इट इज़ है सुपरवाइजर वालों का। उसकी तैयारी करने वाला हर बंदा एनिमल अटेंडेंट में भाग लेगा और भाग लेगा तो वो निश्चित सफलता पाएगा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, दूसरी स्ट्रीम से जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे किसी और बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट है, आर्ट्स जिनका सब्जेक्ट रहा है, या जिनका साइंस के अंदर बायो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, वो मैथ्स अच्छी कर लेंगे, जनरल बायो अच्छी कर लेंगे। वो जीके नहीं कर पाएंगे, जीके भी कर लेंगे, माना कि पढ़ लेंगे तो, पर एनिमल के 45 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर वाला अच्छा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को तो ये मानना है कि उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है। बड़ी अच्छी जॉब है, ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसके अंदर, बड़ी शानदार वाली पोस्ट है, इतने सालों बाद आई है। हालांकि इन्होंने 10वीं पास इसका रखा है, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आएंगे, नो डाउट। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का हर व्यक्ति इसके अंदर भर सकता है। कैटेगरी के अंदर बाद में 5 साल की और छूट मिलती है, वो भी भर सकते हैं। तो फॉर्म तो 15-20 लाख से कम इसके अंदर आने की कोई संभावना है नहीं। लेकिन सिलेक्शन वही बंदा ले जाएगा जो बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, जो सुपरवाइजर की पिछले 3-4 महीने से अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। अभी भी अगर उसने मन लगा के स्टार्ट किए तो अभी भी 6 महीने हैं अपने पास, कोई बिगड़ा नहीं है अपना। अपन या तो सुपरवाइजर बन जाएंगे या अपन एनिमल अटेंडेंट बन जाएंगे। आने वाला 2024 जो है वो अपने लिए सरकारी नौकरी लेके आएगा। अगली दिवाली जब अपन मनाएंगे तो अपन किसी सरकारी विभाग में कार्यरत होंगे, बेरोजगार के रूप में नहीं मनाएंगे। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ में अच्छे से पढ़ते हो तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो मुझे जानते हैं उन्हें ये पता भी है, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी, आपके साथ में आप किसी से भी पूछ लेना, सवाल एक भी आपका उससे बाहर नहीं जाएगा जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये इस भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको दी। 6,000 पदों पर है, 5,900 कुछ है, मैं राउंड फिगर में 6,000 मान रहा हूँ। 2,400 ग्रेड पे हैं, 18,000 रुपये पर मंथ होगा। इसके बाद 2 साल के बाद में वो आपकी जस्ट डबल 36,000 रुपये हो जाएगी। आप में सुपरवाइजर भी इसी में जोड़ लो, टोटल 6,400 है। कृषि पर्यवेक्षक अपने इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रीम है, एक भाग अ है पशु परिचर में, एक भाग ब है। ब वाले में आपकी वही एनिमल आ रही है जो आपकी एनिमल सुपरवाइजर में आएगी। इधर इसके अंदर से जो 60 क्वेश्चन है, 20, 20 और 20, ये 60 ही क्वेश्चन आप सुपरवाइजर में ऑलरेडी पढ़ोगे। दैनिक विज्ञान पढ़ोगे, अलग से दैनिक गणित पढ़नी है आपको। और ये सुपरवाइजर पशु परिचर के लिए गोल्डन चांस है, जो बंदा अच्छे से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हो गई बात। अब थोड़ी सी मैं मेरे सब्जेक्ट की बात आप लोगों से कर लूँ। मैं इतिहास पढ़ाऊंगा आपको। अपने सिलेबस में राजस्थान का इतिहास है जो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। राजस्थान के इतिहास के अंदर क्या क्या आता है, कैसे सवाल पूछा जाता है, उसकी बात करें। किसी भी जगह का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहली बात होती है कि जब मानव उत्पत्तित होता है, जब मानव पैदा हुआ इस दुनिया के अंदर, वो आया, उन चीज़ों को अपन जो है वो स्टार्टिंग के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। शुरुआती इतिहास के अंदर मानव उत्पत्तित हुआ, मानव दुनिया में आया, कुछ समय के बाद में उसने एक जगह पर रहना सीखा। रहना सीखा तो वो सिविलाइज्ड हुआ, और सिविलाइज के अंदर होता है अपने यहाँ पर सभ्यता। तो किसी भी जगह का हिस्ट्री जो पढ़ते हैं अपन, तो वो जो पहला इतिहास अपना पढ़ा जाएगा, इतिहास में जो पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा वो सभ्यताएं पढ़ा जाएगा। सभ्यता अपन को पढ़नी है। अब सुपरवाइजर में क्या है कि सभ्यताओं में 2 दे रखी है, कालीबंगा
और आहाड़, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी है, तो इसके बाद वाली भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। गणेश्वर हो गई आपके, बेराट हो गई, और भी जो छोटी मोटी 5-10 छोटी मोटी जो सिविलाइजेशन है वो सारी की सारी पढ़नी। पहला तो पढ़ना ही है। सभ्यताओं के समाप्त होने के बाद में राजस्थान में अगला टॉपिक जो होता है वो है राजस्थान के राजवंश। तो अगला अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान के राजवंश पढ़ेंगे। ये राजवंश बहुत छोटा टॉपिक ऐसा दे रखा होता है सिलेबस में कि भाई राजस्थान के राजवंश, और फिर एग्जामिनर उसको छोड़ देता है। ये भले लग रहा अपने को इतना छोटा हो, लेकिन अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने में ही लगभग अपने को 1 महीना लग जाता है। कैसे लगता है उसकी बात मैं आपको बताता हूं, सुनो। राजवंशों में जैसे भाई मैं मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ में कौन सा राजवंश हुआ? गुहिल या सिसोदिया? मारवाड़, राठौड़। यहां से एक ब्रांच गई बीकानेर, बीकानेर के राठौड़। फिर अपन पढ़ते हैं यहां से आमेर, अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, सारे के सारे। तो ये राजवंश, इसमें जितने भी राजा हुए, राजाओं ने कौन से युद्ध लड़े, कौन सी संधि करवाई, ये सारी की सारी बातें अपन को इसके अंदर पढ़नी पड़ती। तो ये सिलेबस में तो बहुत छोटा दे रखा होता है, लेकिन आप खुद ही जानते हो हर राजवंश के अंदर 10-15 राजा होते हैं। उन राजाओं ने कौन से युद्ध लड़े, राजाओं ने कौन सी संधियाँ करवाई, उस सारी चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है, जो अपने आप के अंदर बहुत टफ बात हो जाती है। टफ तो मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा सीधे, आपको सारी समझ में आएगी, लेकिन यूं है कि लंबा है। सुपरवाइजर के अंदर ऐसा है कि उसने कुछ एक राजा दे रखे हैं, जैसे मेवाड़ के 3 दे दिए, मारवाड़ के 2-3 दे दिए, एक बीकानेर का दे दिया, 2-3 राजा आपके आमेर के दे दिए, तो उसको क्या पढ़ने में अपन को ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ उसको पढ़ने में अपन को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। दूसरी बात, राजवंशों के बाद में जब समाप्त हो जाते हैं तो भारत के अंदर अंग्रेज आ गए थे, और आधुनिक राजस्थान का पहला टॉपिक जो होता है वो हो जाता है 1857 की क्रांति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बुंदेले हरबोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके बाद अगला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। किसानों ने राजा महाराजाओं के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ अत्यधिक कर लगने के कारण जो आंदोलन किया था उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो है प्रजामंडल आंदोलन। राजाओं के अधीन अपनी सरकार बनाने के लिए जो आंदोलन हुए थे उसको अपन कहते हैं प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद में है जनजातीय आंदोलन, और लास्ट में आता है आपके राजस्थान का एकीकरण। तो ये सारे के सारे अपन को पढ़ने हैं। पहला कौन सा है भाई? क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ये अपना लगभग सिलेबस है, जिसको अपन 1-1 घंटे के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ने में अपन को लगभग, आपके मान के चलो आप 1-1 घंटे के हिसाब से 50 घंटे अपन को लगेंगे। 50 घंटे में ये जो सिलेबस हो जाएगा, इसकी जो पूर्ण रूप से तैयारी करेगा उसके यही सिलेबस एनिमल में भी आएगा, एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर वाले में आएगा, और इसका जो कम सिलेबस है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आएगा। तो दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी वो अच्छे से इसके साथ में कर सकता है। ठीक है, अब अपन जो है वो एक टॉपिक को लेते हैं, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो पहले हम राजस्थान की सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है उसकी मैं बात आपके सामने करूंगा।
तो मित्रों, भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं या जो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसको अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला, पाक ऐतिहासिक काल। दूसरा, आद ऐतिहासिक काल। तीसरा, ऐतिहासिक काल। क्या विशेषता है इनकी, क्या क्या इसके अंदर अपन को पढ़ना है, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहला है अभी पाक ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है? तो पाक का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को ही अपन क्या कह सकते हैं? पाषाण। अब पत्थर या पाषाण के अंदर क्या क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। 2 मिनट मित्रों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आगे की बात करें। ऐसा सोचो आप मित्रों कि मानव इस दुनिया के अंदर आया। आने के बाद में उस मानव ने पूरी दुनिया के अंदर इधर उधर भटकना शुरू किया। आया इन सेंस, मेरा मतलब ये है कि मान लो कि भाई वो स्टार्टिंग के अंदर कोई बंदर रहा होगा, फिर धीरे धीरे जो है वो चिंपांजी बना होगा, फिर कालांतर में धीरे धीरे वो चिंपांजी से मानव जैसा बना होगा। अपने आसपास में सिर्फ जंगली जानवर थे, चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा। उस समय की बात की अगर मैं करूँ तो पत्थर था, जंगल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सारी बातें अपने आसपास में थी। ऐसे में कोई मानव यहाँ पर आता है, आने के बाद में वो इधर उधर भटकता है नग्न अवस्था के अंदर। उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। तो अगर इस अवस्था के अंदर वो इधर से उधर भटक रहा है और उसके ऊपर अगर किसी जंगली जानवर ने मान लो अटैक किया, तो बचने का उसके पास में या उस जंगली जानवर को मारने के लिए सबसे आसानी से अगर कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो वो क्या होगी? पत्थर होगी। भाई आज भी अपन जब घूम रहे होते हैं और अपने ऊपर अचानक से मान लो कोई जंगली जानवर या कोई कुत्ते ही मान लो भौंक ले, तो सबसे पहले अपन क्या ढूंढते हैं? पत्थर ढूंढते हैं। पत्थर से अपन अटैक करते हैं सबसे पहले। तो उसी प्रकार से उसको भी जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो रही थी वो क्या थी? पत्थर थी। तो मतलब जितने भी अवशेष इस काल से अपन को प्राप्त हुए ना, वे सारे पत्थर से या पाषाण से बने हुए थे। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाक ऐतिहासिक काल का ही दूसरा नाम क्या है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप करेंगे कि सर उसका दूसरा नाम जो है वो कौन सा है? पाषाण काल है। तो इसी को दूसरा पाषाण काल भी कहा जाता है। जब वो पत्थर का इस्तेमाल करता था, उसे किसी प्रकार को कोई ज्ञान ही नहीं था, क्या खाना है उसको ये ज्ञान नहीं था, क्या पहनना है उसको ये ज्ञान नहीं था। तो इस काल से किसी भी प्रकार के कोई भी लिखित साक्ष्य अपन को प्राप्त नहीं हुए। तो लिखित साक्ष्य अपन को यहाँ से किसी प्रकार के कोई भी नहीं मिले। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात, आदि मानव था, इधर से उधर भटक रहा था, जंगली शिकार कोई बड़ी मुश्किल से मिलता था, कच्चा मांस खाया करता था, पत्थर की चीज़ें मिलती थी। जिस जिस सभ्यता से पत्थर के अवशेष मिलेंगे उसको अपन पाषाणकालीन सभ्यता कहेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोगों ने देखा होगा बागोर, भिलवाड़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा तिलवाड़ा, बाड़मेर। तो ये जो सारी जो सभ्यताएं हैं वो कौन से काल की है? पाषाण काल की है। अपन देखते हैं कि यहाँ से इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं तीखे तीखे से, और नीचे उनके लिखा हुआ होता है। अपन जब म्यूजियम में देखते हैं कि ये तत्कालीन समय के मानव का औजार था, उसका हथियार था। तो आगे से तीखा था, किसी जंगली जानवर ने अटैक किया, उसने वो हथियार से उसको मारा होगा, उसके पेट में घुसाया होगा, तो वो तत्कालीन समय का क्या हो गया? हथियार हो गया। तो ये इस प्रकार से लिखित साक्ष्य जहाँ से नहीं मिलते हैं, जहाँ से पत्थर के अवशेष प्राप्त होंगे, उसे अपन पाक ऐतिहासिक काल कहेंगे। यानी मानव एकदम आदि मानव था,
उसे कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ पत्थर का उपयोग करता था, नग्न अवस्था में घूमता था, कच्ची चीज़ें खाता था, कंद मूल खाता था, कंद मूल को तोड़ने में भी पत्थर का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, और वो है आद। आद का मतलब ही होता है अग्नि। अग्नि का मानव ने कोई आविष्कार नहीं किया है, वो एक प्राकृतिक चीज है जो दुनिया में ऑलरेडी पहले से थी। जैसे पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, पानी वगैरह जो था, धरती थी, वैसे की वैसे आग भी इस दुनिया में थी। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मान लो कभी मानव किसी स्थान पर बैठा होगा, दो पत्थर टूट के गिरे होंगे मान लो किसी पहाड़ से, अचानक से उन पत्थरों में घर्षण हुआ होगा, जिससे वहां सूखी जो घास पड़ी होगी उसके अंदर आग लग गई होगी। तो उसके अंदर जब आग लग गई होगी तो मानव ने ऐसा सोचा होगा कि यार ये मेरे लिए हानिकारक चीज है, तो वो उससे थोड़ा सा दूर भागा होगा। लेकिन मान लो वो अगर आग सर्दी के मौसम में लगती है और मानव उसके पास में जाता है तो उसको वहां से गर्मी मिलेगी। तो गर्मी अब जब उसको मिलती है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि भाई ये अपने लिए सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी चीज़ है, इससे यहाँ से अपन को क्या मिल रही है, गर्मी मिल रही है। तो मानव ने देखा होगा, वाह भाई ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि वो हमेशा मांस कच्चा खाता होगा, लेकिन किसी दिन उस आग वाले जगह के अंदर कच्चे मांस का कोई टुकड़ा गिर गया होगा, उसने उसको खाया होगा, तो वो उसे अच्छा लगा होगा। भाई सिंपल सी बात है, एक तो कच्चा मांस कोई खाएगा, एक पका हुआ खाएगा, तो पका हुआ अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से उस मानव ने धीरे धीरे पका कर खाना सीखा, एक जगह पर रहना सीखा, सर्दी में अग्नि का उपयोग करना सीखा, उससे उसने उष्मा लेनी स्टार्ट की। जब उसे सर्दी लगती थी तो अपने उसने तन को ढकना शुरू किया, कोई छोटी मोटी झोपड़ी बनाने के वहाँ पर रहने लगा, और वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगा, धीरे धीरे वो सभ्यता के अंदर आने लगा। पहला वैज्ञानिक आविष्कार दुनिया के अंदर किसी चीज़ का माना जाता है तो वो पहिए का माना जाता है। यानी मानव ने पहला वैज्ञानिक आविष्कार जो किया था वो किसका किया था, पहिए का किया था। टायर जो होता है उसका पहला आविष्कार किया था। वो उस समय टायर पत्थर के और लकड़ी के बनाया करता था, फिर कालांतर में चीज़ें चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो जब मानव पहली बार किसी सभ्यता में रहना सीखता है ना, तो वो जिस धातु का इस्तेमाल करता है वो धातु थी तांबा या ताम्र। इसलिए इस काल की सभ्यताओं को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसलिए इस काल की सभ्यताओं को कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर ताम्रयुगीन क्या होता है, कैसे होता है, कांस्य युगीन क्या होता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं का उदाहरण पहले मैं लिख रहा हूं, फिर मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। गणेश्वर। दूसरी धातु मानव ने जो इस्तेमाल की थी वो होती है कांसा, इसलिए इस काल की सभ्यताओं को कांस्य युगीन कहा गया। कांसा आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में कांसे की थालियां होती है। आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर लू को उतारने के लिए, जब लू लगती है और किसी कोई बच्चा बीमार हो जाता है, तो उस लू को उतारने के लिए कांसे की थाली का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो दुनिया में धातुएं इस धरती के अंदर सारी थी जो आज की तारीख में, लोहा था, सब कुछ था। मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल करना सीखा वो कौन सा था, तांबा। यानी स्टार्टिंग में मानव ने जो हथियार बनाए, जो औजार बनाए, जो उसने बर्तन बनाए, वो सारे किससे बने हुए थे, तांबे से बने हुए थे। इसलिए उस काल की सभ्यताओं को ताम्रयुगीन कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी राजस्थान के अंदर किसको कहते हैं, तो वो गणेश्वर को कहते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसके अंदर 99% तांबा है। कितने प्रतिशत तांबा है, 99। दूसरी धातु जब तांबे के बाद में अगर कोई मिलती है तो वो मिलती है कांसा, इसलिए उसको कांस्य युगीन कहा गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से कांसे की चीजें मिली, तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है भाई, कांस्य युगीन है। फिर मान लो भाई उसी का एक केंद्र है अपने राजस्थान में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कालीबंगा। तो पूछ लेगा भाई दूसरी कौन सी है, मतलब कालीबंगा किस काल की सभ्यता है, तो आप कहोगे भाई साहब आदि ऐतिहासिक काल की है। कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं अगर उदाहरण की बात करूँ तो जैसे मान लो इस स्टूडियो के अंदर खड़ा होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो धरती अचानक से फट जाए, कोई भूकंप आ जाए और ये स्टूडियो पूरा का पूरा उस धरती के अंदर घुस जाए, और घुस जाने के बाद में इस धरती के अंदर जब वो घुस जाएगा और आज से मान लो 1000-2000 साल के बाद में यहाँ खुदाई होगी, तो मैं यहाँ से मिलूंगा। हो सकता है मेरे सामने 10-15 स्टूडेंट बैठ कर पढ़ रहे होंगे तो वे भी मिलेंगे यहाँ से, और मैं एक तरफ से मिलूंगा, उधर से स्टूडेंट मिलेंगे, इधर से ये बोर्ड का साक्ष्य प्राप्त होगा, पेन वगैरह मिलेगी। तो इतिहासकार क्या अनुमान लगाएंगे कि यहाँ तो यहाँ कोई कॉलेज चलता होगा, या कोई ट्यूशन क्लासेस चलती होगी, या मान लो कोचिंग सेंटर चलता होगा, या स्कूल चलता होगा। यही अनुमान तो लगाया जाता है। लेकिन अपन सबके पास से एक चीज कॉमन मिलेगी, जो मेरे पास से भी मिलेगी ना आपके पास से भी मिलेगी, और वो है अपना मोबाइल फोन। सबके पास से मिलेगा।
तो जब मोबाइल फोन अपने सबके पास से मिलेगा तो इतिहासकार ये कहेंगे कि ये सभ्यता मोबाइल युगीन है। कौन से युग की है ये? मोबाइल युगीन सभ्यता, इतिहासकार ऐसा कहेंगे। फिर वे जब और आसपास के अंदर खुदाई करेंगे, चारों तरफ वे देखेंगे, तब वे ये देखेंगे कि वहां से लैंडलाइन फोन भी मिलेंगे, किसी हॉस्पिटल से हो गया, किसी ऑफिस से हो गया। तब इतिहासकार कहेंगे कि ये लोग पहले लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में इन्हें ये पता चल चुका था कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ होती है। बाद में उन्हें ये पता चल चुका था। तो पहले ये लैंडलाइन युगीन सभ्यता थी और वर्तमान में कौन सी है? मोबाइल युगीन है। वो की वो बात है, सेम टू सेम एज इट इज़, कि ये पहले ताम्र युगीन थी और बाद में कौन सी हो गई है? कांस्य युगीन। आप सारे जानते हो कि अपन को सिंधु घाटी सभ्यता से लिखे हुए स्रोत प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य अपन को वहाँ से मिले हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, जिसको आप नोट डाउन अपनी कॉपी में करेंगे कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया। उसी प्रकार से इधर आपको लिखना है कि भाई लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और सॉरी, लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं है, यहाँ से मिलते हैं पर उसको पढ़ नहीं पाया। अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य मिले, उसे पढ़ा भी गया। दूसरी बात, यहां आने के बाद में मानव ने लोहे का उपयोग करना सीखा, इसलिए इस काल की सभ्यताओं को कहा जाता है लोह युगीन। क्या कहा जाता है? लोह युगीन। तो बाद में जो किताबें लिखी गई, जिसको अपन ने पढ़ा, बहुत सारी किताबें हैं जो मौर्यों के समय लिखी गई, गुप्तों के समय लिखी गई, पढ़ पढ़ के अपन ने नॉलेज लिया, फिर अपने को इतिहास के बारे में पता चला, फिर मानव लोहे का उपयोग करना सीखता है। और आप सारे जानते हो कि लोहे से जो है वो हथियार बनते हैं। तो जब लोहे से हथियार बनते हैं तभी जाके फिर भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर राजवंशों का क्या होता है? उदय होता है। तो इस प्रकार से सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटते हैं, पाक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पाक ऐतिहासिक काल में सिर्फ पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए, वहाँ से लिखित साक्ष्य अपन को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद में मानव ने अग्नि का उपयोग सीखा, पहिए का आविष्कार किया। पहली जो धातु उसने उपयोग करी वो थी तांबा, इसलिए इसको ताम्र युगीन कहा गया। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहते हैं। दूसरी जो थी वो है कांसा, इसलिए इसको कांस्य युगीन कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी और कालीबंगा। लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसे कोई भी पढ़ नहीं पाता है। यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले, पढ़ भी लिया गया, लोहे का उपयोग किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लो युगीन सिविलाइजेशन कहा जाता है। सवाल बड़े सिंपल से हैं कि भाई पूछ लेगा, जैसे प्रीलिम्स में इस बार आया था कि निम्न में से राजस्थान के अंदर कौन से ताम्र पाषाण कालीन है, या शायद ऐसा पूछा था जाडोल, एक नागौर का कुछ था, कुआरडा करके, कि भाई ये कौन सी सभ्यता के केंद्र है। तो सिंपल से आ सकता है कि बागोर है, तो आप करेंगे पाषाण कालीन है। सिंपल सा पूछ ले कि भाई सिंधु घाटी है, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लोह युगीन, तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्य युगीन है। सिंपल सा पूछ लेगा कि भाई गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं, तो वहाँ से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए इसलिए कहते हैं, 99% के प्राप्त हुए इसलिए कहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ से अपन को पूछे जा सकते हैं। फिर अपन को आगे की बात करनी है जो राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में है कि भाई कौन कौन सी सभ्यता है। तो सबसे पहले अपन एक बहुत बड़ी सभ्यता की बात करेंगे जिसका नाम है मित्रों कालीबंगा, और उसके बाद में मैं आपसे आगे वाली सिविलाइजेशन के बारे में बात करूँगा। मैं जो भी यहाँ लिखा रहा हूँ, हालांकि आपको PDF मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको साथ साथ में वीडियो को आपके पीछे करते हुए जैसे भी रोक के जैसे भी करना, लिखते रहना आप। और अपने छोटे मोटे नोट्स का निर्माण आप अपने साथ में करते रहें, आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो मैं थोड़ी सी अब आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लेता हूं, फिर मैं कालीबंगा पर आऊंगा। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं, भूमिका बता रहा हूं एक, ताकि आपके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो माइंड के अंदर कि सर ये कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। वो चीज़ मैं आपके सामने जस्ट क्लियर कर रहा हूं, इसलिए ये बता रहा हूं। आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। भाई ये इंडिया का ऊपर वाला भाग है, इस प्रकार से आप सारे जानते हो। यहाँ एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, इधर एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। और ये नदी वर्तमान में सिर्फ आप सारे जानते हो कि कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। बाकी इसका जो भाग है वो पाकिस्तान के अंदर जा चुका है और वहाँ पर ये बहती है।
इस नदी के किनारे पर एक टीला था जिसका नाम था हड़प्पा। टीला क्या होता है ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, रेत का जो टीला होता है वो टीला था हड़प्पा नाम का। उसके नीचे सभ्यता दबी हुई थी पर किसी को पता नहीं था, वो उस समय रेत से ढका हुआ था। हड़प्पा टीले के पास सबसे पहले 1826 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति 1826 में हड़प्पा टीले के पास में आया और उसने उस टीले को देखकर ये कहा कि मैं कह सकता हूं कि इस टीले के नीचे एक सभ्यता है। उसने उसा 1826 के अंदर ही कह दिया था चार्ल्स मेसन ने कि इस टीले के नीचे क्या है, सभ्यता है। पुरातत्व का ज्ञाता था, नॉलेज था उस बंदे को, शौकीन आदमी था पुरातत्व के लिए। तो वो जब वहाँ पर आया और उसने उस टीले को देखा तो देखकर उसे एहसास हो गया कि इसके नीचे कुछ ना कुछ है, इसलिए उसने कह दिया कि इसके यहाँ पर एक सभ्यता है। हालांकि उस दौर में लोगों को ना तो सभ्यताओं के बारे में पता चलता था, ना ऐसा कोई ज्ञान की प्राप्ति किसी को हुई थी, और ना ही ऐसा कोई टेक्निक थी कि लोगों को आसपास की चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। उसने भले ही कह दिया हो पर उसकी बात किसी ने मानी नहीं। लोगों ने कहा तू पागल हो गया है, हमारे इस थार के रेगिस्तान में ऐसे हजारों टीले हैं, सब जगह हम क्या खोदते फिरेंगे कि वहाँ से अपने को सभ्यता मिलेगी? तू पागल है, तो भाग यहाँ से। बहुत सारे टीले हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यताएं होती नहीं है, मस्त रहे। हालांकि उसकी बात बाद में सही साबित हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय उसकी बात किसी ने मानी नहीं। आप सारे जानते हो कि इंडिया के अंदर पहली बार रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई से लगाकर ठाणे तक। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। यूं तो बड़ा खुखार टाइप का व्यक्ति था। 1857 की क्रांति को करवाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी गवर्नर जनरल का था तो वो लॉर्ड डलहौजी का ही था, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप कभी पढ़ोगे उसको डिटेल में तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि उसकी नीतियों के कारण ही लोग इतने परेशान हो गए थे, इवन राजा महाराजा इतने परेशान हो गए थे कि 1857 में उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया। तो 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान में पहली बार रेलगाड़ी चलाता है। वो मुंबई से स्टार्ट करता है और ठाणे तक जाती है। फिर वो पूरे भारत के अंदर रेलवे के बारे में ट्रेनें बिछाने का, पटरी बिछाने का काम करते हैं। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इंडिया में रेल लाई थी, उनके माल को इधर से उधर ले जाने के लिए। अब उन्होंने भले ही अपने फायदे के लिए लाई हो, लेकिन बाद में भला हिंदुस्तान का हो गया। और मैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कई बार कहता रहता हूं कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए होते तो मे बी पॉसिबल ट्रेन जो है वो हिंदुस्तान में बड़ी लेट आती। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर रियासतें थी, और राजस्थान में तो आती भी नहीं। अपने यहाँ पर रियासतें थी, रियासत का राजा होता था, राजा का काम रियासत के अंदर ही होता था। तो वो रियासत के अंदर तो कार से, घोड़ा बग्गी से, किसी से भी जा सकता था, हाथी पे बैठ के जा सकता था। उसके लिए उसको ट्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और आज से 4 साल पहले पढ़ाया जाता था कि राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है, बांसवाड़ा। अभी डूंगरपुर के अंदर रेलवे स्टेशन अब बनना स्टार्ट हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। बाकी पहले वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, इतना बड़ा जिला हेडक्वार्टर है तो भी वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था। और अब तो ऐसे बहुत सारे जिले होंगे मेरे हिसाब से जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं होंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने जिले तो यूं बांट दिए हैं जैसे कि कोई चॉकलेट बांटता है, उस प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इंडिया में मे बी पॉसिबल ट्रेन बहुत लेट होती। अंग्रेजों ने अपने इस फायदे के लिए की थी, फायदा भारतीयों का हो गया। तो जब इन्होंने बंबई से ठाणे तक ट्रेन बिछाई तो यहां एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में जिसका नाम है लाहौर, और नीचे यहां एक बंदरगाह है जिसका नाम है कराची। 1856 के अंदर 2 भाई थे, 2 इंजीनियर थे। एक का नाम था विलियम बैटन और एक का नाम था जेम्स बैटन। तो जेम्स बैटन और विलियम बैटन लाहौर से लगाकर कराची तक रेलवे ट्रैक की पटरियां बिछा रहे थे। तो जब ये पटरियां बिछा रहे थे तो यहां पर एक टीला आया और उस टीले के पास में इन्होंने खुदाई स्टार्ट करी। तो जब टीले के पास में इन्होंने यहां पर खुदाई स्टार्ट करी तो उस टीले के पास से ईंटें निकली। क्या निकली? ईंटें। तो उन्हें ये दिमाग में आया नहीं कि भाई ये ईंटें कहां से आ रही है, और उन्होंने ईंटें निकाल निकाल के उस पटरी के नीचे डालना स्टार्ट कर दिया। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी स्थान पर अगर आप कुछ खोदते हो और वहां से अगर ऐसा कुछ निकलता है तो कुछ तो वहां पर कभी ना कभी तो रहा होगा। लेकिन उन दोनों भाइयों के मन में ऐसा आया नहीं और उन्होंने वहां से ईंटें निकाल निकाल के अपने पटरियों के नीचे डाल दी। उस हड़प्पा नामक टीले के पास से वो निकली। फिर वे दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने वहां आकर कहा कि साहब हमने वहां खुदाई करी और खुदाई करी तो हमें वहां से ईंटें मिली,
और ईंटें बहुत ज़्यादा मात्रा में आई और हमें तो वहाँ बड़ा फायदा हुआ, हमें तो ईंटें वहाँ पर ले जानी ही नहीं पड़ी। तो जब ऐसा इन्होंने कहा तब एक व्यक्ति थे 1861 के अंदर जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम महोदय पुरातत्व के ज्ञाता थे। इन्हें ये पता चल गया कि भाई 100% यहाँ से ईंटें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस टीले के आसपास में कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो वे वहाँ से आए हड़प्पा वाले टीले के पास में और आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसके चारों तरफ उन्होंने तारबंदी करवाई कि आज के बाद ना तो इस टीले के कोई अंदर जाएगा, ना इस टीले से कोई बाहर आएगा, और आज के बाद इस टीले से कोई खुदाई उदाई आसपास से नहीं होगी। ये बात कब की है? 1861 की। फिर बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ। तो जब गठन हुआ तो 1902 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक बनते हैं सर जॉन मार्शल। और सही मायने में मैं अगर कहूं कि भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर पुरातत्व के अंदर सबसे बेटर काम तत्कालीन समय में किसी ने किया था तो जॉन मार्शल साहब ने किया था। इंडिया में राजस्थान के अंदर इवन ACL कार्लाइल को भेजने वाले व्यक्ति जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन के समय ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने थे। बहुत टैलेंटेड व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने फिर भारत की वे साइट्स जहाँ से कुछ मिल सकता है उसको पूर्णतया से इन्होंने निरीक्षण किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति को अपने ये साथ में लेते हैं और दोनों जने जाते हैं और हड़प्पा टीले की यहाँ पर खुदाई करते हैं। तो जो बात 1826 में चार्ल्स मैसन ने कही थी वो बात सत्य साबित हो गई। और 1921 के अंदर जब राय बहादुर दयाराम साहनी और जॉन मार्शल साहब ने यहाँ पर खुदाई की तो उनकी आंखें देखकर ये दंग रह गई कि वहाँ से अपने आप के अंदर एक विशालतम नगर मिला। ईंटों से निर्मित मकान, जिनकी समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, जिनकी ईंटों से निर्मित नालियाँ थी, वे नालियाँ सारी मिलकर एक मुख्य नाली से मिलती थी। बकायदा बाथरूम बने हुए थे, स्नानागार, अन्नागार बने हुए थे, रसोई घर, डबल बिल्डिंग के इवन वहाँ से मकान थे, बाजार अलग था। पूरी एक सुव्यवस्थित रूप से एक बहुत बड़ा नगर मिलता है और ये नगर हड़प्पा से मिला था, इसलिए इसका नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। कहाँ दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता। अब इतिहासकारों को लगा कि ये हड़प्पा से कुछ मिला है तो 100% इसके पास से ही कुछ और मिलेगा। तो 1922 में इन्होंने उसके पास में और खुदाई की और आप सारे जानते हो कि यहाँ से एक नया नगर मिलता है जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। और एज इट इज जैसा वहाँ पर घर बना हुआ था, जैसा वहाँ पर नगर का नियोजन था, वैसा का वैसा मोहनजोदड़ो में भी था। तो इन सारों लोगों को ये लगा कि ये सभ्यता 100% इसी वाले इस क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी फैली हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर इन नगरों की खोज की जाने लगी। लेकिन आप सारे जानते हो कि 1947 के अंदर भारत का विभाजन हो गया, भारत अलग, पाकिस्तान अलग। अब अभी तक तो अपन ऐसा कहते थे और अभी तक हमेशा अपन ऐसा कहते आ रहे थे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता किसकी है? भारत की है। लेकिन जैसे ही अपना विभाजन हो गया तो फिर पाकिस्तान वालों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता तो अब हमारी है और हम इसके ऊपर राज करेंगे, ये हमारी है, अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो फिर आज़ादी के बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को ऐसा लगता है कि अगर इधर से नगर मिल सकते हैं तो इसके इस पास वाले एरिया से भी तो नगर मिल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर खुदाई की तो हरियाणा से रोपड़ मिला, बनवाली मिला, राजस्थान से कालीबंगा मिला। और अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले गुजरात में 200 से ज़्यादा स्थल मिल चुके हैं। कितने स्थल हैं? 200 से ज़्यादा। और अकेले कहाँ से मिल चुके हैं? गुजरात से। वहाँ तो कोई सिंधु नदी नहीं बहती है। लेकिन एक कोइंसिडेंस था कि स्टार्टिंग के अंदर जो नगर खोजे गए वो सिंधु नदी के पास में थे, हड़प्पा के पास में थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या कह दिया, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता कह दिया, सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 200 से ज़्यादा स्थल अकेले कहाँ से मिल चुके हैं? अपने यहाँ से मिल चुके हैं, गुजरात से मिल चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इस सिविलाइजेशन की खोज होती है। का पहला चैप्टर है अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा, एक बड़ी सिविलाइजेशन है। तो अब अपन को कालीबंगा के बारे में बात करनी है। तो मैं थोड़ा फिर से बता देता हूँ। 1826 में चार्ल्स मैसन साहब ने सबसे पहले कहा था कि हड़प्पा नामक टीले पर कोई सभ्यता है। 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाई गई। 1856 के अंदर विलियम बैटन और जेम्स बैटन ने यहाँ पर खुदाई की तो ईंटें निकाली। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसका निरीक्षण किया। 1902 में सर जॉन मार्शल भारत के नए महानिदेशक बने। 1921 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी ने वहाँ खुदाई की।
और अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी सभ्यता निकली जिसका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, और ये सिविलाइजेशन यहाँ पर प्राप्त होती है। और इस प्रकार से अपन ने इसको 3 भागों के अंदर बांटा था। तो मैं आशा करता हूँ मेरी बात मित्रों आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली क्लास के अंदर अपन कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपको लिखवाया जाता है उसको नोट डाउन करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।